हेलो माय इंटेलिजेंट फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर एकेडमी। कल का प्रॉब्लम देखा क्या है आपने? पहला प्रॉब्लम था बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का। अभी आज चालू करेंगे सेकंड प्रॉब्लम। टेक्निक याद है ना? सबसे पहले बीआरएस का फॉर्मेट ड्रॉ करना है। वो सादा फॉर्मेट है, एक पर्टिकुलर्स कॉलम और दो अमाउंट कॉलम। लगभग 15 से 16 लाइन के लिए बीआरएस का फॉर्मेट ड्रॉ करो और उसके बाद में नीचे का जो भी कुछ पेज बचा है उसके लिए वर्किंग नोट का फॉर्मेट ड्रॉ करो। वर्किंग नोट का फॉर्मेट कैसे रहेगा? पेज को फोल्ड करने का, लेफ्ट हैंड साइड को बोलने का कैश बुक, राइट हैंड साइड को बोलने का पासबुक। फिर कैश बुक के अंदर भी दो पार्ट रहेंगे और पासबुक के अंदर भी दो पार्ट रहेंगे। कैशबुक के दो पार्ट कौन से रहेंगे? रिसीट डिपॉजिट एंड पेमेंट विड्रॉवल। और पासबुक के दो पार्ट कौन से रहेंगे? पेमेंट विड्रॉवल एंड रिसीट डिपॉजिट। दीज आर द बेसिक थिंग्स टू बी केप्ट इन माइंड। वंस ये आपको दिमाग में रहेगा तो उसके बाद में प्रॉब्लम सॉल्व करना काफ़ी आसान रहेगा। फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कौन सी रहती है? बैलेंस कहाँ पे लिखने का। तो उसके बारे में मैंने आपको क्या सिखा के रखा था, चलो फटाफट से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अपना रूल क्या है कि अगर आप बोलोगे कैश बुक है तो उसका डेबिट बैलेंस मतलब नॉर्मल बैलेंस मतलब पॉजिटिव बैलेंस होता है, और कैशबुक का ही क्रेडिट बैलेंस मतलब ओवरड्राफ्ट बैलेंस मतलब निगेटिव बैलेंस होता है। ये तो हो गया कैशबुक। और पासबुक जो है वो कैशबुक की मिरर इमेज है। इसके लिए यहाँ पे डेबिट बैलेंस, इसका मतलब ओवरड्राफ्ट बैलेंस या फिर निगेटिव बैलेंस होता है। और क्रेडिट बैलेंस, इसका मतलब ये नॉर्मल बैलेंस या फिर पॉजिटिव बैलेंस होता है। ये बेसिक चीज़ याद रखने का है। जब ये समझेगा तो आपका आंसर गलत हो ही नहीं सकता है। चलो फिर आज का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अभी देखो प्रॉब्लम क्या कहता है। ऑन 31st of March 2018 बैंक पासबुक ऑफ मिस्टर रवि showed a credit balance of rupees 16,700. Prepare bank reconciliation statement with the following information. तो इस प्रॉब्लम में एक नया चीज़ आ गया। कौन सा वाला? कि उन्होंने बोल के रखा है बैंक पासबुक ऑफ मिस्टर रवि। सो वी नो नाउ इन हुज बुक्स वी आर प्रिपेयरिंग द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो हम लिखने के टाइम क्या बोलेंगे? इन द बुक्स ऑफ मिस्टर रवि। ये अपना हेडिंग रहेगा बीआरएस का। उसके नीचे के नेक्स्ट लाइन पे लिखेंगे आप लोग बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन। नाउ हैव दे गिवन यू द डेट? यस, ऑन 31st of March 2018। तो यहाँ पे लिखूंगा 31st March 2018। ये अपना बेसिक डेट हो गया। ओके, अब एक एक पॉइंट लिखना चालू करेंगे। सर सबसे पहले मुझे वर्किंग नोट के अंदर लिखना पड़ेगा कि बैलेंस कहाँ पे लिखने का है। वर्किंग नोट बनाया आपने, फॉर्मेट बना लिया। फॉर्मेट कैसा है अपना? कैश बुक एंड पासबुक। कैश बुक के अंदर दो कॉलम है, आरडी एंड पीडब्ल्यू। आरडी का मतलब क्या है? रिसीट डिपॉजिट। पीडब्ल्यू का मतलब क्या है? पेमेंट विड्रॉवल। और पासबुक के अंदर क्या है? पीडब्ल्यू एंड आरडी मतलब पेमेंट विड्रॉवल एंड रिसीट डिपॉजिट। मिरर इमेज होने की वजह से पासबुक में एक्जैक्टली अपोजिट साइड क्रिएट हो जाता है। अब सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? चेक करेंगे उन्होंने बैलेंस कैसा बोला है रे? क्रेडिट बैलेंस। इधर बोला है बैंक पासबुक। देखो देखो क्या बोला है? बैंक पासबुक। शब्द कौन सा यूज किया है? बैंक पासबुक। और बैलेंस कौन से नेचर का है? क्रेडिट बैलेंस है। सो पासबुक पासबुक पासबुक, क्रेडिट क्रेडिट क्रेडिट, मतलब ये नॉर्मल बैलेंस है या फिर ये पॉजिटिव बैलेंस है। तो नीचे जो अपना वर्किंग नोट है उस वर्किंग नोट में अभी हम लोग कैश बुक से स्टार्ट नहीं करेंगे, अभी हम लोग पासबुक से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि उन्होंने अपने को बैलेंस कहां से दिया है? पासबुक से दिया है। कल के प्रॉब्लम में कहां से दिया था? कैश बुक से। और हम पहुंच गए कहां पे? फिर पासबुक के पास। आज के प्रॉब्लम में एग्जैक्टली अपोजिट है। दिया है कहां पे? पासबुक में, और जाना है कहां पे अपने को? कैश बुक के पास। दैट इज व्हाट इज रिकंसिलिएशन। तो चलो फटाफट से देखते हैं। पहले लिखना पड़ेगा ये क्रेडिट बैलेंस है मतलब नॉर्मल बैलेंस है, तो फिर आंसर में लिख दूंगा बैलेंस एज पर पासबुक। अब ये बैलेंस एज पर पासबुक है, याद रखना, कैश बुक नहीं है। और बैलेंस क्यों है? क्योंकि क्रेडिट बोलेगा तो नॉर्मल होता है, मतलब उसको ओवरड्राफ्ट बोलने की जरूरत नहीं है। सो आई कैन कॉल इट एज बैलेंस एज पर पासबुक। अमाउंट कितना है? 16,700। यहाँ पे लिख दिया बैलेंस एज पर पासबुक, अमाउंट रुपीज 16,700। पासबुक पासबुक शब्द को भूलना मत। नीचे वर्किंग नोट में चला जाऊंगा और वर्किंग नोट में जाके लिख दूंगा पासबुक में ये क्रेडिट बैलेंस है, मतलब क्रेडिट साइड में लिखूंगा बैलेंस रुपीज 16,700। फिर अपना रूल क्या है? जो साइड बैलेंस वो साइड माइनस साइन, अपोजिट साइड प्लस साइन। जो साइड बैलेंस वो साइड माइनस साइन, अपोजिट साइड प्लस साइन। पासबुक प्लस तो कैश बुक माइनस, एक साइड माइनस तो दूसरा साइड प्लस। फिर से एक बार रूल बताता हूं। रूल क्या अपना? जो साइड बैलेंस वो साइड माइनस साइन, अपोजिट साइड प्लस साइन। फिर जैसा पासबुक में रहेगा उसके साइड में जाने के टाइम उसका साइन चेंज होते जाएगा। तो पासबुक में पहले रिसीट डिपॉजिट को माइनस साइन आ गया है,
इसके लिए ऑटोमेटिकली पेमेंट विड्रॉल को प्लस साइन चला गया है। फिर अगर पेमेंट विड्रॉल को प्लस साइन है, उसके साइड में कौन बैठा है, कैश बुक का पेमेंट विड्रॉल, तो अपने आप माइनस साइन बन जाएगा और बाद में कैश बुक का रिसीट डिपॉजिट प्लस साइन चला जाएगा। अब अपना बेसिक चीज़ रेडी हो गया है। अब अपना प्रॉब्लम करेक्ट ही आने वाला है, सिर्फ अपने को इंग्लिश ठीक से पढ़ने को आना चाहिए, उसका ठीक से इंटरप्रिटेशन करने को आना चाहिए। लेट मी गो हेड नाउ, लेट अस कंसिडर द नेक्स्ट पॉइंट। देखो पहला पॉइंट क्या कहता है, कैश ऑफ ₹8,500 ड्रॉन फ्रॉम हिज सेविंग अकाउंट, डिपॉजिटेड नहीं बोला है, ड्रॉन बोला है, ड्रॉन फ्रॉम हिज सेविंग अकाउंट हैज बीन शोन इन द करंट अकाउंट इन कैश बुक। तो यहां पे सबसे पहले अपने को सोचना पड़ेगा ये कौन सा ट्रांजैक्शन है, ये कैश डिपॉजिट का ट्रांजैक्शन है कि कैश विड्रॉवल का ट्रांजैक्शन है। उन्होंने बोल के रखा है कैश ऑफ ₹8,500 ड्रॉन फ्रॉम हिज सेविंग अकाउंट। ड्रॉन शब्द है मतलब विड्रॉन की बात चालू है। आई रिपीट, ड्रॉन शब्द है, इसका मतलब विड्रॉवल की बात चालू है, विड्रॉन की बात चालू है, ये डिपॉजिट का ट्रांजैक्शन नहीं है। फिर उसने कहां से ड्रॉ किया है, उन्होंने बोला इट इज ड्रॉन फ्रॉम हिज सेविंग्स अकाउंट। अब याद रखिए, जो प्रोप्राइटर रहेगा, मिस्टर रवि है मेरे ख्याल से यहाँ पे, जो प्रोप्राइटर रहेगा उसका हमेशा क्या रहने वाला है, उसका हमेशा सेविंग अकाउंट रहने वाला है, खुद का अकाउंट रहने वाला है तब। लेकिन जब वो बिजनेस के लिए अकाउंट ओपन करने को जाएगा तो बैंक बोलेगी सॉरी, खुद का अकाउंट ओपन करने को आओगे तो सेविंग अकाउंट अलाउड है, और बिजनेस का अकाउंट ओपन करने को आओगे तो आपको सेविंग अकाउंट ओपन करना अलाउड नहीं है, आपको करंट अकाउंट ही बनाना पड़ेगा। यू कैनॉट प्रिपेयर सेविंग अकाउंट। आई रिपीट, यू कैनॉट प्रिपेयर सेविंग अकाउंट, यू हैव टू प्रिपेयर कंपल्सरी करंट अकाउंट। ऐसा क्यों सर? एकदम सिंपल चीज़ है कि सेविंग अकाउंट का रूल कहता है एक्सक्यूज मी, सेविंग अकाउंट का रूल कहता है कि आप कम बार डिपॉजिट कर सकते हो और कम बार विड्रॉ कर सकते हो। फ्यू ट्रांजैक्शंस ऑफ डिपॉजिट एंड फ्यू ट्रांजैक्शंस ऑफ विड्रॉल, क्योंकि उस अकाउंट के नाम में ही सब कुछ छुपा हुआ है। उस अकाउंट का इंटेंशन क्या है? टू सेव। इट इज नॉट एन अकाउंट टू स्पेंड, इट्स एन अकाउंट टू सेव। मतलब वहां से आप बार बार बोलोगे मैं एक दिन में 10-15 चेक बना के दूंगा, सेविंग अकाउंट बैंक मैनेजर बोलेगा सॉरी सर, इट इज नॉट अलाउड, दिस अकाउंट इज नॉट फॉर स्पेंडिंग, दिस अकाउंट इज फॉर सेविंग। तो अगर आप सेविंग अकाउंट ओपन करते हो आपको क्या मिलेगा? उसके लिए एक छोटा सा चेकबुक मिलेगा, 10 पन्नों का चेकबुक मिलेगा। मैं बोलूंगा अरे मेरा तो बिजनेस है, मुझे रोज अलग अलग लोगों को पेमेंट करने का रहता है, मुझे बहुत सारा चेक लगेगा। बोलते हैं सॉरी सर। इसका मतलब आप बैंक में पैसा सेव करने के लिए नहीं रख रहे हो, बल्कि आप बैंक को बोल रहे हो कि भैया आप मेरे अकाउंटेंट बन जाओ, मैं जो ट्रांजैक्शंस करने वाला हूं मेरा अकाउंटेंट को यहाँ पे लिखने वाला है ही, लेकिन मुझे थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन चाहिए, तो आप भी लिखा करो मेरे लिए ट्रांजैक्शंस, तो मैं आपके लिए एक्स्ट्रा काम करने वाला हूं। तो फिर आप अपना पैसा मेरे पास रखने के बजाय अपने ट्रांजैक्शंस को मैंने रिकॉर्ड करना चाहिए, सिस्टम डिजाइन कर रहे हो, तो फिर आप अपने अकाउंट को सेविंग अकाउंट मत बोलो, आपको मैं अलग फॉर्म देता हूं, उसका नाम क्या रखेंगे हम लोग? करंट अकाउंट। जिस तरह से बिजली का करंट बहता रहता है, जिस तरह से वाटर करंट बहता रहता है नदी में, उस तरह से आपके इस अकाउंट में से पैसा बहता रहेगा। तो बहने के लिए हम लोग आपको बहुत सारा फिर चेकबुक भी दे देंगे, हमको टेंशन नहीं है, 50, 60, 100, 150 पन्नों का भी आपको चेकबुक दे सकेंगे, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, क्योंकि वो करंट अकाउंट है। तो बैंकर इज नोइंग नाउ कि आपका पैसा इस बैंक में रखने के लिए आप नहीं आ रहे हो, बल्कि बार बार इसमें आप पैसा डिपॉजिट भी करोगे, विड्रॉ भी करोगे, डिपॉजिट भी करोगे, विड्रॉ करोगे। तो बिजनेसमैन जब प्रोप्राइटरी बिजनेस रहता है और जब वो बैंक के पास जाता है, बोलता है कि मुझे बैंक अकाउंट ओपन करने का है, तो बैंक उसको पूछती है कि आप किसके लिए अकाउंट ओपन करना चाहते हो? खुद के लिए ओपन करना चाहते हो कि खुद के बिजनेस के लिए ओपन करना चाहते हो? खुद के लिए ओपन करोगे तो सेविंग अकाउंट, और बिजनेस के लिए ओपन करोगे तो करंट अकाउंट, क्योंकि बिजनेस का मकसद क्या है? टू स्पेंड, टू डिपॉजिट स्पेंड, डिपॉजिट स्पेंड, डिपॉजिट स्पेंड। और पर्सन का मतलब मकसद क्या रहता है? नहीं भैया सेव करके रखता हूं। दैट इज द बेसिक आइडिया ऑफ बैंक। तो याद रखो, जब अपने बिजनेस की बात चालू है तो एक्चुअली स्पीकिंग सिर्फ बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को ही कैश बुक में रिकॉर्ड करना चाहिए। और यहां पे विड्रॉल कहां से हुआ है? सेविंग अकाउंट से विड्रॉल हुआ है। अगर सेविंग अकाउंट से विड्रॉल हुआ है मतलब बिजनेस का जो बैंक अकाउंट है, कौन सा अकाउंट रहेगा? वो करंट अकाउंट रहेगा। बिजनेस का जो बैंक अकाउंट है, बिजनेस का जो करंट अकाउंट है, उसमें ना पैसा आया ना उसमें से पैसा गया, क्योंकि बिजनेस का अकाउंट कौन सा रहता है? करंट अकाउंट रहता है। और अपने राजा ने, इसका नाम रवि है, उसने विड्रॉ कहां से किया है? सेविंग अकाउंट से विड्रॉ किया है। तो ये उसका बिजनेस का ट्रांजैक्शन है कि उसका पर्सनल ट्रांजैक्शन है? पर्सनल ट्रांजैक्शन है। मतलब बिजनेस के बुक्स में रिकॉर्ड होगा कि रिकॉर्ड नहीं होगा? नहीं होगा, नहीं होना चाहिए, उसने रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका पर्सनल ट्रांजैक्शन है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड टू रिकॉर्ड द बिजनेस ट्रांजैक्शंस। लेकिन अपने राजा ने क्या बोल दिया? ₹8,500 ड्रॉन फ्रॉम हिज सेविंग्स अकाउंट हैज बीन शोन इन द करंट अकाउंट। मतलब कैश बुक में जो तुम्हारा डबल कॉलम कैश बुक रहता है, उसके अंदर रहता है कैश कॉलम और बैंक कॉलम। वो जो आपका बैंक कॉलम रहने वाला है,
उस बैंक कॉलम के अंदर बाय डिफॉल्ट कौन सा अकाउंट रहने वाला है? करंट अकाउंट रहने वाला है। और करंट अकाउंट में ना पैसा आया ना पैसा गया, मतलब उस करंट अकाउंट के अंदर एंट्री होना ही नहीं चाहिए था। लेकिन अपना जो अकाउंटेंट है उसने गलती कर दिया है, भले ही सेविंग अकाउंट से पैसा विड्रॉ किया था, मतलब बिजनेस में ना पैसा आया ना बिजनेस में पैसा गया, बिजनेस के करंट अकाउंट में ना पैसा आया ना पैसा गया, फिर भी अपने बिजनेस के अकाउंटेंट ने गलती से कैश बुक में विड्रॉवल का एंट्री किया। और कैश बुक में जो कॉलम रहता है बैंक कॉलम, वो किसका रहता है? सेविंग अकाउंट का कभी नहीं रहता है, वो हमेशा करंट अकाउंट का रहता है। करंट अकाउंट में एंट्री आना ही नहीं चाहिए था, लेकिन उसने गलती से एंट्री कर दिया है कि भैया मैंने विड्रॉ किया है। अभी मिस्टेक किसने किया है? कैश बुक ने किया है। पासबुक ने मिस्टेक किया है क्या? नहीं किया है। मतलब पासबुक में इसका एंट्री आया ही नहीं रहेगा, इसका एंट्री पासबुक में आया ही नहीं है। आया है कहाँ पे? कैश बुक में। एक्चुअली स्पीकिंग पासबुक में आया नहीं है और कैश बुक में आना नहीं चाहिए था, फिर भी कैश बुक में आ गया। और कैश बुक में क्या दिखाया? विड्रॉवल करके दिखाया हुआ है। तो मैं यहाँ पे कर दूंगा कैश बुक में एडजस्टमेंट नंबर 1 कैश विड्रॉन 8500। ये गलत हुआ है पता है, लेकिन जो हुआ है पहले अपने को लिखना पड़ेगा, फिर हम लोग रिकंसाइल कर सकेंगे। सर ये गलती को हम लोग रेक्टिफाई करेंगे क्या? वो इस टॉपिक में नहीं, अगले टॉपिक में सिखाऊंगा। अगला टॉपिक रहेगा आपको, उसका नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, तब सिखाऊंगा कि उसको हम एडजस्ट कैसे करते हैं। अभी सिर्फ इतना याद रखो कि जो हुआ है वो लिखेंगे, उसके हिसाब से डिफरेंसेस को ढूंढने का कोशिश करेंगे। सो अपना राजा क्या बोलेगा? ठीक है भैया, पासबुक में तो एंट्री हुआ ही नहीं है, लेकिन कैश बुक में एंट्री हो गया है। और कैश बुक में एंट्री कैसे हो गया है? पेमेंट विड्रॉवल करके हो गया। करंट अकाउंट से पेमेंट नहीं हुआ था, करंट अकाउंट से विड्रॉवल नहीं हुआ था। फिर आप यहाँ पे क्यों लिख रहे हो? क्योंकि उसने खुद ने मान लिया है कि मैंने गलती कर दिया है, तो हम बोलेंगे अच्छा तूने जहाँ पे गलती किया है वो हम लिख के रखते, तेरा गलती यहाँ पे है। और जिसने मेरा कल का लेक्चर देखा है उसको तो परफेक्टली पता रहेगा अभी क्या करना पड़ेगा। मतलब मेन आंसर में ये 8500 को माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि हमने ऊपर जो साइन दिए हैं दे टेल अस कि व्हाट इज द ट्रीटमेंट टू बी गिवन बाय अस। ओके, सो 8500 अपने को अल्टीमेटली माइनस करने का बाद में देखेंगे। अब पहले हम लोग पूरा वर्किंग नोट कंप्लीट करके लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, चेक्स अमाउंटिंग टू ₹27,000 were deposited into bank for collection। डिपॉजिटेड इनटू बैंक मतलब हमने चेक बैंक में डिपॉजिट किए हुए हैं। कितने रुपए के चेक डिपॉजिट किए हैं? 27,000। हमारे अलग अलग कस्टमर्स थे, किसी ने 2,000 का चेक दिया था, किसी ने 5,000 का, किसी ने 15,000 का, ऐसे कुछ अलग अलग अमाउंट थे। वो सब चेक को हमने क्या कर दिया? पेन स्लिप बना दिया और बैंक के अंदर डिपॉजिट कर दिया। और बैंक को बोला कि भैया अभी आप वो अपना आरबीआई का क्लियरिंग हाउस, आपका ट्रंकेशन सिस्टम, वो सब चीज़ें यूज़ करो और ये चेक को पैसा कलेक्ट करके लेके आओ। तो उन्होंने बोला है कि चेक्स अमाउंटिंग टू ₹27,000 वेर डिपॉजिटेड इनटू बैंक फॉर कलेक्शन, आउट ऑफ विच चेक्स अमाउंटिंग टू ₹23,000 ओनली वेर क्रेडिटेड अप टू 31 मार्च 2018। बैंक ने क्या बोला? ठीक है, आप जैसा बोलते वैसा हम लोग कलेक्शन करने को जाते हैं, आरबीआई के क्लियरिंग हाउस के सिस्टम में से उस चेक को घुमाते हैं। तो 31 मार्च जब हम लोग बीआरएस बनाने को बैठे हैं, उस दिन तक बैंक ने कितने रुपए के चेक कलेक्ट करके हो गया था? 23,000 रुपीज़ के चेक कलेक्ट करके हो गए थे। हमने डिपॉजिट कितने किए हैं? 27,000, बट उन्होंने कलेक्ट कितने किए हैं? 23,000। आई रिपीट, वी हैव डिपॉजिटेड 27,000 बट दे हैव कलेक्टेड 23,000। इसका मतलब हम यानी कि बिजनेस का अकाउंटेंट यानी कि कैश बुक, वो क्या बोलेगा? रिसीट डिपॉजिट साइड में कितना लिखेगा? 27,000 लिखेगा। यहाँ पे लिख दिया 27,000। और पासबुक मतलब बैंक का अकाउंटेंट, वो भी रिसीट डिपॉजिट साइड में कितना लिखेगा? 23,000, क्योंकि उसके बाद जितना है उतना ही वो लिखेगा। फिर उसके बाद में भी हमको समझ में आ रहा है इधर 27 दिख रहा है, उधर 23 दिख रहा है, अभी क्या करने का? एक में 27 एक में 23, क्या करने का? मैं बोलूँगा ठीक है, अगर ऐसा सिचुएशन है तो दिस इज नॉट अ सिचुएशन कि एक ने रिकॉर्ड किया और दूसरे ने रिकॉर्ड किया ही नहीं, जो अपना 8,500 के बारे में हुआ था। ये थोड़ा अलग ट्रांजैक्शन है। दोनों ने रिकॉर्ड किया, लेकिन दोनों ने अलग अलग अमाउंट रिकॉर्ड किया है। एक ने कितना रिकॉर्ड किया? 27,000, दूसरे ने कितना रिकॉर्ड किया? 23,000। सो 27,000 एंड 23,000 ऐसे दो अलग अलग अमाउंट्स है। तो ऐसे वक्त क्या करने का रहता है? दोनों अमाउंट को कंपेयर करने का। जो अमाउंट छोटी रहेगी विच एवर इज मिनिमम, जो अमाउंट छोटी रहेगी विच एवर इज मिनिमम, वो दोनों ट्रांजेक्शन में से माइनस कर देने का। सो 27,000 एंड 23,000, ये दोनों में छोटा कौन है? 23,000 है। तो 23,000 में से 23,000 को माइनस करो और 27,000 में से भी 23,000 को माइनस करो। तो 23 में से 23 चला गया, बच गया कितना? नील। 27 में से 23 चला गया, बच गया कितना? 4,000। सो ये तो नील हो गया, मतलब माइनस कितना करने का है? नील माइनस करने का है। और ये 4,000 है वो ऐड करना पड़ेगा, मतलब इस ट्रांजैक्शन की वजह से अपने को 4,000 रुपया ऐड करना पड़ेगा। कोई भी लगा सर ये ऐड करना पड़ेगा, बोल रहा है अच्छा है, आंसर भी आ जाएगा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है।
लेकिन सर लॉजिक भी तो बताओ, आपने 8,500 का भी लॉजिक बताया, 4,000 का भी लॉजिक नहीं बताया। मैं बोलूँगा देख भैया 8,500 का लॉजिक एकदम सिंपल है, करंट अकाउंट से पैसा विड्रॉ किया है क्या, नहीं किया, मतलब पासबुक में से पैसा गया कि नहीं गया, नहीं गया, तो पासबुक का बैलेंस मुझसे से ऊपर ही है, क्योंकि उसमें से पैसा ना आया ना गया, करंट अकाउंट का बैलेंस सेम टू सेम रह गया। लेकिन कैशबुक ने गलती से क्या बोल दिया, अरे मैंने विड्रॉ किया है, तो कैशबुक ने जो बैलेंस दिखा है बैंक का वो छोटा दिखा दिया है। वी आर इन पासबुक एंड वी वांट टू गो टू कैशबुक। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, वी आर ऑलरेडी स्टैंडिंग इन पासबुक, हमने लिखा है यहाँ पे बैलेंस एज पर पासबुक, और अपने को जाना है कहाँ पे, कैशबुक के पास। पासबुक बोलेगा देख मेरे पास से पैसा गया नहीं है, कैशबुक बोलेगा हाँ लेकिन मैंने कम कर दिया है। मैं बोलूँगा ठीक है तूने कम कर दिया है, हम इधर बैठे हुए हैं पासबुक में, हमको तेरे पास आना है। क्लियर में कैसे बोल रहा हूँ, तो हम ज़्यादा बैलेंस वाले हैं, तू कम बैलेंस वाला है, तो हमको माइनस करके तेरे पास आना पड़ेगा, इसके लिए 8,500 अपने को माइनस करना पड़ा था। और सेकंड केस 27,000 रुपीज़ का चेक का अमाउंट था, कैशबुक बोलते हैं कि मैंने 27,000 डिपॉजिट कर दिया। डिपॉजिट क्या मतलब क्या हो जाएगा, बैलेंस बढ़ जाएगा, डिपॉजिट कर रहे हो ना आप, अब पैसा डिपॉजिट करोगे, चेक डिपॉजिट करो तो बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा। तो कैशबुक बोलते हैं मस्त मेरा बैलेंस बहुत ज़्यादा है, और पासबुक बोलते हैं हाँ है ज़्यादा लेकिन 23,000 रुपीज़ से ज़्यादा है। कैशबुक बोलते हैं नहीं 27,000 से ज़्यादा है, और पासबुक बोलते हैं नहीं 23,000 से ज़्यादा है। हम बोलेंगे किधर खड़े हो, पासबुक में खड़े हो, किधर जाना चाहते हो, कैशबुक के पास जाना चाहते हो। कैशबुक क्या कहता है 27,000, तुम क्या कहते हो 23,000। तो अगर तुमको उसको मिलने को जाना है तो तुमको क्या करना पड़ेगा, 4,000 रुपया बढ़ा के लेना पड़ेगा, इसके लिए ऐड। तो मैंने आपको अभी दूसरा टेक्निक भी सिखा दिया, लॉजिकल टेक्निक, पिछले लेक्चर में भी सिखाया हुआ था, हाथ से यूज़ करने का, सोचने का कि भैया इस ट्रांजैक्शन के से बैलेंस के ऊपर क्या असर पड़ेगा और हम कहाँ पे खड़े हैं। तो उसके हिसाब से अपने को सामने वाले के पास जाने के लिए अभी अपने आप को और बढ़ाना पड़ेगा कि कम करना पड़ेगा, ऐसा सोचना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा तुम्हारा, पॉइंट नंबर 3, चेक्स ऑफ ₹40,500 वेर इश्यूड। ओके, चेक इशू किया है मतलब डिपॉजिट नहीं किया, मतलब चेक इशू किया हुआ है ऑन 25 मार्च 2018, of which only one check of ₹1,500 was presented for payment on 30th March 2018। तो हमने कितने रुपए के चेक इशू किए, 40,500। चेक कौन इशू करता है, अकाउंटेंट इशू करता है, मतलब अकाउंटेंट को पहले पता चलेगा, मतलब कैशबुक में कितना रुपए का एंट्री आएगा, 40,500 का एंट्री आएगा। बैंक मैनेजर को कब समझेगा, हमने अलग अलग लोगों को चेक दिया, लैंडलॉर्ड को चेक दिया, एमएसीबी को चेक दिया, टेलीफोन वाले को चेक दिया, एम्प्लॉयज को सैलरी का चेक दिया, अलग अलग लोगों को हमने चेक दे दिए। अब वो लोग अपने अपने बैंक में जाके वो चेक डिपॉजिट करेंगे, फिर उनका बैंक आरबीआई के क्लियरिंग हाउस को यूज़ करके वो चेक्स अपने बैंक के पास भेजेगा, फिर अपने बैंक मैनेजर को बाद में पता चलेगा, फिर वो चेक को ऑनर करेगा। मतलब चेक जब दिया तो हमको पता चला, मतलब कैशबुक में एंट्री आ चुका है, लेकिन मैनेजर को अब तक पता ही नहीं है, उसको तो धीरे धीरे पता चलेगा। तो क्या हो गया है, हमने चेक इशू किए हैं 40,500 के, और उसमें से 31 मार्च के पहले सिर्फ 1,500 के चेक बैंक में आ गए हैं। तो बोलूँगा ठीक है, फिर जो हुआ है पहले वो लिख लेते हैं। तो क्या हुआ है, हमने पेमेंट किया है 40,500 का, तो कैशबुक ने एंट्री कर दिया 40,500 का। पासबुक बोलेगा हाँ हाँ मैं भी एंट्री करता हूँ, लेकिन मेरे पास चेक आने दो फिर मैं एंट्री कर दूंगा। और 31 मार्च के पहले सिर्फ 1,500 का ही चेक पासबुक के पास आ गया, तो बैंक मैनेजर ने उसको ऑनर कर दिया। फिर हम बोलेंगे अच्छा, इज इट अ ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड ओनली इन वन बुक एंड अदर बुक इज साइलेंट? दैट इज नॉट द केस। कैशबुक ने भी रिकॉर्ड किया है, पासबुक ने भी रिकॉर्ड किया है। कैशबुक ने कितना रिकॉर्ड किया 40,500, पासबुक ने कितना रिकॉर्ड किया 1,500, 1,500। फिर अपने को क्या करना पड़ेगा, ये है 40,500, वो है 1,500, दोनों में जो छोटा रहेगा विच एवर इज मिनिमम, बोथ द बुक्स आर टॉकिंग बट वन इज टॉकिंग डिफरेंट अमाउंट, अदर वन इज टॉकिंग डिफरेंट अमाउंट, विच एवर इज मिनिमम दैट इज टू बी डिडक्टेड फ्रॉम बोथ द साइड्स। 40,500 और 1,500 में छोटा कौन है, ये बताने के लिए आपको किसी महान गणितज्ञ की जरूरत नहीं है। तो हम बोल सकते हैं 1,500 में से 1,500 हट गया, बच गया कितना नील, 40,500 में से 1,500 हट गया, बच गया कितना 39,000। तो इस 39,000 को अपने को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। ये तो हो गया मैथमेटिकल टेक्निकल नॉलेज। अब लॉजिकल, हम बोलेंगे 40,500 का चेक दे दिया, मतलब कैशबुक में से देखोगे तो पैसा चला गया है, कितना चला गया है 40,500, और पासबुक बोलेगा नहीं गया है लेकिन ज़्यादा नहीं गया है, अभी सिर्फ 1,500 ही गया है, तो पैसा कम गया है, इसका मतलब पासबुक का बैलेंस ज़्यादा है, बैलेंस ज़्यादा है क्योंकि पेमेंट कम हुआ, पेमेंट कम हुआ मतलब बैलेंस ज़्यादा है। और कैशबुक बोलते नहीं पेमेंट ज़्यादा कर दिया मैंने, ज़्यादा कर दिया, पेमेंट ज़्यादा किया मतलब बैलेंस कम हो गया, तो बैलेंस कम है किसका, कैशबुक का। और हम कहाँ पे बैठे हैं, पासबुक में, जाना कहाँ पे, कैशबुक के पास। हम बैठे हैं पासबुक में, जाना है कैशबुक के पास। हम बोलेंगे यार यार तू बड़े बैलेंस वाला है और वो छोटे बैलेंस वाला है, वो सोच चुका है कि उसने 40,500 का चेक दे दिया है,
मतलब बैंक से पैसा चला गया ऐसा वो बोल रहा है, तो ठीक है तू भी क्या कर दे अभी माइनस करके चला जा, तो यू हैव टू डिडक्ट 39,000। क्लियर। देन कम्स द नेक्स्ट पॉइंट। अगला पॉइंट कौन सा है तुम्हारा? बिल्स रिसीवेबल ऑफ ₹11,700 which was discounted with the bank was dishonored on 30th March 2018. The intimation was received on 5th April 2018. थोड़ा सा अटपटा ट्रांजैक्शन है। ट्रांजैक्शन अटपटा है उसका कारण ये नहीं कि ट्रांजैक्शन डिफिकल्ट है, अटपटा है क्योंकि आपको ये बिल ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या पता नहीं है। मेरे ख्याल से इसके पहले जब मैं सब्सिडरी बुक्स का टॉपिक सिखा रहा था तब मैंने इसके बारे में थोड़ा सा आपको हिंट देके रखा था। अगले साल जब आप 12वीं में पढ़ाई करने को आओगे तो अपने को ये भी सीखने का है बिल्स रिसीवेबल का इंट्रीज कैसे होता है। अब सिर्फ इतना याद रखो, जब भी आप गुड्स परचेस करने को जाते हो तो दुकानदार क्या करता है, आपको एक सेल्स बिल देता है। वो इनवॉइस है, टैक्स इनवॉइस है, सेल्स बिल है, वो अलग है और ये बिल्स रिसीवेबल अलग है। अगर सपोज मैं आपको बिल देता हूं, आपके पास से कैश ले लेता हूं, तो काम खत्म हो गया, तो कैश सेल्स का ट्रांजेक्शन हो गया। अगर सपोज आप मेरे हमेशा के रेगुलर कस्टमर रहोगे तो मैं आपको बोल सकता हूं कि भैया ठीक है सेल्स बिल लेके जाओ, 2 महीने के बाद पैसा दिया तो भी चले। तो मैं आपको क्या कर दिया है, क्रेडिट पे गुड्स बेचा हुआ है। अब तीसरी सिचुएशन कि मैं अगर सपोज आपको सेल्स बिल दे दिया, आपको गुड्स बेच दिया, आपको बोला कि 2 महीने के बाद 3 महीने के बाद पैसा दे तो भी चलेगा करके, यू आर हैप्पी, आई एम हैप्पी, मेरा सेल्स हो गया इसके लिए मैं खुश, और आपको पेमेंट करने के लिए टाइम मिल गया इसके लिए आप भी खुश। लेकिन फिर क्या होता है, मुझे थोड़े पैसे की जरूरत आती है। 1 महीना खत्म हो गया है, अभी तक 2 महीना बाकी है क्योंकि मैंने आपको 3 महीने का क्रेडिट पीरियड दिया था। 1 महीना खत्म हो गया, मुझे लग रहा था कि शायद मुझे पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट अनफॉर्चुनेटली अभी पैसे की जरूरत आ गई है। तो मैं आपको फ़ोन करके बोलता हूँ, अरे देख कस्टमर, यू आर माई रेगुलर कस्टमर, मैंने आपको इसके पहले बहुत सारा बार गुड्स बेचा हुआ है और इस टाइम पे आपको जो गुड्स बेचा उसका मैंने आपको 3 महीने का क्रेडिट पीरियड दिया था, 1 ही महीना खत्म हो गया है, मुझे पता है कि मुझे अभी पैसा मांगने का हक नहीं है, मुझे और 2 महीना राह देखनी पड़ेगी, लेकिन मुझे पैसे की ज़रा ज़रूरत है, तो आप जल्दी पैसा दे सकोगे क्या? कस्टमर बोलता है नहीं मैं पैसा नहीं दूंगा, मेरे पास अभी पैसा नहीं, मैं तो 3 महीने के बाद पैसा दूंगा ये सोच के रखा था। अब क्या करूँ? अब मुझे बिजनेस को पैसे की ज़रूरत है और कस्टमर को मैं भी नाक पकड़ नहीं सकता हूँ कि पैसा दे दो करके, क्योंकि मैंने खुद ही उसको बोला था 3 महीने के बाद पैसा दिया तो भी चलेगा, 1 ही महीना खत्म हो गया, 2 महीना अभी तक बाकी है, नहीं मांग सकता हूँ उसके पास पैसा में। तो फिर हम इसके लिए एक नया टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। मैं बोलूँगा देखो भैया मैं आपको एक बिल ड्रॉ करता हूँ। कस्टमर बोलेगा अरे नहीं क्या पहले दिया था ना सेल्स बिल, मैं बोलूँगा नहीं वो सेल्स बिल था, सेल्स बिल रहने दो वो अलग, मैं एक नया बिल ड्रॉ करता हूँ, इस बिल को मैं निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत बनाऊंगा। ये एक अलग कानून है, इस कानून के हिसाब से जो भी कुछ रूल्स है उसको फॉलो करते हुए मैं एक बिल को बनाऊंगा। इसके ऊपर लिख के रखूंगा कि आपका नाम, फिर लिखूंगा पे मी और माई ऑर्डर आफ्टर 2 मंथ्स, क्योंकि अभी 3 महीने का पीरियड था उसमें से 1 महीना खत्म हो गया, 2 महीने बाकी है। मैं लिखूंगा आफ्टर 2 मंथ्स पे मी और माई ऑर्डर अ सम ऑफ रुपीज सो एंड सो, जो अपना बिल का अमाउंट रहेगा वो, फॉर द वैल्यू रिसीव। फिर मैं साइन करूंगा, आपके पास भी साइन करने को दे दूंगा, आप बोलोगे हाँ ठीक है मैं 2 महीने के बाद पैसा देने को तैयार हूं, अभी नहीं दूंगा, एक्सेप्टेड। आप साइन करके वो कागज मुझे वापस दोगे। अब मेरे पास जो आ गया है वो क्या है, वो बिल ऑफ एक्सचेंज है। आपके पास मैंने दिया था क्या था, सेल्स बिल था। सेल्स बिल कम से कम डुप्लीकेट में रहता है, कार्बन कॉपी मेरे पास और ओरिजिनल कॉपी आपके पास। अब बिल ऑफ एक्सचेंज जो है उसका सिंगल कॉपी बनता है, उसका डबल कॉपी नहीं बनता है। तो मैंने पहले बना लिया, आपके पास भेज दिया, आपने एक्सेप्टेड करके साइन किया, मुझे वापस दे दिया। अब मैं बैंक के पास जाऊंगा और बैंक को जाके बोलूंगा कि बैंक ये जो मेरा कस्टमर है ये मुझे 2 महीने के बाद पैसा देने वाला है, लेकिन मुझे पैसे की आज सख्त ज़रूरत है, तो प्लीज़ ऐसा कीजिए ये बिल आप रख लीजिए, मैं आपको गुड्स नहीं बेच रहा हूं, मैं आपको एक बिल को बेच रहा हूं। ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज है उस बिल ऑफ एक्सचेंज को मैं आपके पास बेच रहा हूं, बिल ऑफ एक्सचेंज को बेच के आपके पास से पैसा ले लेता हूं, और फिर 2 महीने के बाद जब ये बिल का पीरियड खत्म हो जाएगा तभी आप जाना इस कस्टमर के पास और कस्टमर के पास से आप पैसा ले लेना, आपको पैसा मिल जाएगा। बैंक बोलती है अच्छी बात है, हमारा तो बिजनेस ही है पैसे में डील करना। तो बैंक मेरे पास से ये बिल ऑफ एक्सचेंज जो था वो परचेस कर लेती है, उसके वाले मुझे पैसा दे देती है, फिर बैंक 2 महीने के लिए राह देखेगी और 2 महीने के बाद बैंक मेरे कस्टमर के पास जाएगी, कस्टमर के ऐसे पैसा ले लेगी, बैंक खत्म, मैं भी खत्म, देयर इज नो टेंशन, मेरा कस्टमर भी खुश, मेरी बैंक भी खुश और मैं भी खुश। दिस इज कॉल्ड एज डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। आई रिपीट, दिस इज कॉल्ड एज डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। मैं आपको बहुत ब्रीफ में बता रहा हूं क्या क्या हो रहा है करके, अगले साल 12वीं का लेक्चर लूंगा तभी बहुत डिटेल में बताऊंगा कि क्या क्या कैसे कैसे होता है। अभी सपोज वर्स्ट केस सिनेरियो कि मैंने कस्टमर को बोल दिया, कस्टमर भैया प्लीज़ बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट करो, उसने बोला हाँ सर एक्सेप्ट करके देता हूँ, मैंने वो एक्सेप्ट करवा के ले लिया, फिर मैं बैंक के पास चला गया, बैंक को बोला बैंक
मेरे कस्टमर के पास से 2 महीने के बाद पैसा आने का बाकी है, मुझे पैसे की आज तक ज़रूरत है, तो प्लीज़ आप मुझे आज ही पैसा दे दो। और 2 महीने के बाद कस्टमर के पास आप खुद ही पैसा ले लो। बैंक बोलती है चलेगा, अच्छी बात है। बैंक मुझे इमीडिएटली पैसा दे देती है और बिल अपने पास रख लेती है। 2 महीने के बाद बैंक कस्टमर के पास जाती है और कस्टमर को बोलती है कस्टमर पैसा दो। अब सपोज कस्टमर के पास उस वक्त पैसा नहीं रहेगा, अब सपोज कस्टमर के पास उस वक्त पैसा नहीं रहेगा तो गड़बड़ हो जाएगी। कस्टमर बोलेगा बैंक को सॉरी आई कैन नॉट पे द बिल। तो बैंक क्या करेगी? बैंक मेरे घर पे आने वाली नहीं है, रवि के घर पे आने वाली नहीं है। बैंक उसको फोन करके गाली देने वाला नहीं। बैंक फट से क्या करेगी? रवि के बैंक अकाउंट में से पैसा निकाल के लेगी। बैंक रवि के बैंक अकाउंट में से पैसा निकाल लेगी, क्योंकि रवि ने बिल डिस्काउंट किधर किया था? खुद के बैंक के अंदर ही डिस्काउंट किया था। डिस्काउंट करने का तो तुमको खुद के बैंक के अंदर डिस्काउंट करने का रहता है। बिल बेचने को बोलते हैं डिस्काउंटिंग। तो रवि ने खुद के बैंक में जाके बिल डिस्काउंट किया था, मैनेजर ने उसको पैसा दिया था। डिसऑनर अगर हो गया बिल ऑन द ड्यू डेट तो मैनेजर को गुस्सा आएगा। अगर ऑनर हो गया तो बैंक रवि को बिल्कुल तकलीफ देने को नहीं आएगा। लेकिन अगर कस्टमर ने ड्यू डेट पे पेमेंट नहीं किया तो बैंक का मैनेजर क्या करने वाला है? रवि के अकाउंट में से पैसा निकाल के लेने वाला है। अभी वहीं पे यहाँ पे वही बोला हम, देखो बिल्स रिसीवेबल ऑफ ₹11,700 विच वॉज डिस्काउंटेड विद द बैंक वॉज डिसऑनर्ड। हमने डिस्काउंट किया था, हमने पैसा लिया था, अब ड्यू डेट आ चुका है। ड्यू डेट आ गया तो बैंक कस्टमर के पास चली गई है और कस्टमर ने पैसा देने से इनकार कर दिया है, तो बैंक को गुस्सा आ गया है और बैंक ने क्या कर दिया? फट से अपना रवि का जो करंट अकाउंट रहेगा उसमें से पैसा निकाल लिया है 11,700। बैंक ने रवि के अकाउंट में से 11,700 रुपया निकाल लिया है और बाद में बैंक ने क्या किया रहेगा? अभी तो SMS मिलता है, लेकिन तभी बैंक ने क्या किया? तो उसको कागज का वो चिट्ठी भेजा था, उसका नाम रहता है बैंक एडवाइस। फिर एडवाइस वो पोस्ट से भेजती है। अब वो पोस्ट से एडवाइस आने को टाइम कौन सा लग गया? 5 अप्रैल तक का टाइम लग गया। 31 मार्च के पहले बैंक ने रवि के अकाउंट में से पैसा निकाल लिया और रवि को चिट्ठी भेजी, बैंक एडवाइस भेज दिया। अपना पहला लेक्चर है डॉक्यूमेंट्स ऑफ बैंक कौन से करके, उसके अंदर मैंने बैंक एडवाइस का मतलब आपको सिखाया था। तो फिर बैंक एडवाइस लेकिन पोस्ट से आते आते टाइम लग गया, 5 अप्रैल तक आ गया। मतलब 5 अप्रैल 31 मार्च को रवि को पता ही नहीं था कि बिल डिस्काउंटेड था और वो डिसऑनर हो गया था। उसको डिस्काउंट नहीं मालूम था, लेकिन डिसऑनर हो गया पता नहीं था, तो वो सोच रहा है कि बराबर है, लेकिन बैंक ने पैसा निकाल लिया है। तो व्हाट हैज हैपेंड? बैंक ने उसके अकाउंट में से पैसा निकाल लिया है, मतलब विड्रॉ कर लिया है, पेमेंट करवा लिया उसके पास से। बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड 11,700, मतलब ये ऐड करना पड़ेगा। सर ऐड क्यों करना पड़ेगा? लॉजिक बताओगे क्या? चलो लॉजिक से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या सोचना पड़ेगा? बैंक को गुस्सा आ चुका है, बैंक ने रवि के अकाउंट में से पैसा निकाल लिया है। 2 महीना पहले 3 महीना पहले बैंक ने रवि को पैसा दिया था, किस लिए? डिस्काउंटिंग के लिए। फिर बैंक बिल को हाथ में पकड़ के राह देख रही थी कि बिल का डेट कब आएगा। जैसे बिल की डेट आ गई, बैंक ने क्या कर दिया? कस्टमर के पास जाके पैसा मांगा। कस्टमर ने बोला सॉरी मैं पैसा नहीं दे रहा हूं, तो बैंक ने क्या कर दिया? फट से रवि के अकाउंट में से पैसा निकाल लिया। पैसा निकाल लिया मतलब क्या करना पड़ेगा? बैंक का बैलेंस कम करना पड़ेगा, मतलब पासबुक के हिसाब से बैलेंस घट गया है। पासबुक के हिसाब से बैलेंस घट गया है, लेकिन कैशबुक का अभी तक पता ही नहीं है, क्योंकि बैंक एडवाइस आया नहीं। मतलब कैशबुक का बैलेंस अभी भी ऊपर ही है, ज्यादा ही है, पेमेंट हुआ ही नहीं दिखा रहा है वो। तो कैशबुक का बैलेंस ज्यादा है और पासबुक का बैलेंस कम है। हम कहां पे खड़े हैं? पासबुक में। कहां पे जाना है? कैशबुक के पास। क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि कैशबुक का बैलेंस ज्यादा है। इसके लिए अपना 11,700 रुपये अपने को ऐड करना पड़ेगा। नेक्स्ट वन, इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ ₹14,400 पेड बाय द बैंक अपीयर ट्वाइस इन कैशबुक। इंश्योरेंस प्रीमियम ₹14,400, 14,400 रुपये का इंश्योरेंस प्रीमियम था, बैंक ने पे कर दिया था। मतलब पासबुक में एंट्री आया ही रहेगा, क्योंकि बैंक ने पेमेंट कर दिया। हमने उसको शायद स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन देकर रखा है कि आप इसको पेमेंट कर दो। बैंक ने पेमेंट कर दिया है 14,400 का, पासबुक में एंट्री आ चुका रहेगा पेमेंट का। कैशबुक ने भी एंट्री कर दिया, लेकिन गलती से अपने अकाउंटेंट ने एक बार नहीं बल्कि 2 बार एंट्री किया है। मतलब दिखने को क्या दिखेगा तुमको? पासबुक में एक बार 14,400 का एंट्री है और कैशबुक में एक नहीं बल्कि 2 बार 14,400 का एंट्री है। मैं बोलूँगा अच्छा 2 बार है ना, फिर उसमें से एक बार का ट्रांजैक्शन हम लोग कैंसिल कर सकते हैं कि वही दोनों पास आ गया है। एक बाकी है 14,400, उसको अपने को क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। सर माइनस क्यों करना पड़ेगा? लॉजिक बताओ। देखो टेक्निक तो बता दिया, लॉजिक कैसा है? पासबुक बोलता है 14,400 रुपये चला गया, बैलेंस सिर्फ 14,400 से घट गया क्योंकि पेमेंट हो गया। पेमेंट होना मतलब बैलेंस कम होना। और कैशबुक कहता है नहीं 14,400 से भी गया और एक बार 14,400 से गया, मतलब इसका बैलेंस, पासबुक का बैलेंस एक बार नीचे उतरा 14,400 से,
कैशबुक का बैलेंस 2 बार नीचे उतरा 14,400 से, तो कैशबुक नीचे है और पासबुक ऊपर है, हम पासबुक में बैठे हैं, हमको कैशबुक के पास जाना है, क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद जाने का तो अपने को नीचे जाना पड़ेगा। सो 14,400 माइनस करने का है। मैंने क्या कर दिया, पहले पासबुक में एक बार लिख दिया, कैशबुक में 2 बार लिख दिया, फिर एक ट्रांजैक्शन दोनों में है इसके लिए कैंसिल कर दिया, एक ट्रांजैक्शन एक में ही है मतलब वो कैंसिल नहीं किया, उसको अपने को BRS में लेना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट, पासबुक डेबिट साइड वॉज ओवरकास्ट बाय ₹300। कास्ट का मतलब होता है टोटलिंग, टू कास्ट मीन्स टू टोटल। सो पासबुक का डेबिट साइड वॉज ओवरकास्ट बाय ₹300। पासबुक का डेबिट साइड मतलब ये कैशबुक में जाने की जरूरत नहीं है, पासबुक में जाना पड़े। उसका डेबिट साइड मतलब कौन सा साइड, पेमेंट विड्रॉवल साइड, वो ओवरकास्ट हो चुका है, मतलब जितनी टोटल होनी चाहिए उससे ज्यादा बड़ी टोटल हो चुकी है। कितने रुपए से, 300 रुपए से टोटलिंग ज्यादा कर लिया है। तो बोलूँगा ठीक है, 300 रुपए का टोटलिंग ज्यादा है, तो फिर क्या करना पड़ेगा, पासबुक में डेबिट साइड में लिखना पड़ेगा ओवरकास्टिंग 300, मतलब क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। कोई बोलेगा सर लॉजिक, मैं बोलूँगा चलो लॉजिक भी सीख लेते हैं, उसमें क्या बड़ी बात है, आप तो बड़े होशियार बच्चे हो, आपको टेक्निक भी चाहिए, आपको लॉजिक भी चाहिए, क्योंकि आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। चलो लॉजिक सिखा देता हूँ। हम किधर है, पासबुक में। पासबुक ने क्या कर दिया, डेबिट साइड को ओवरकास्ट किया, मतलब पेमेंट साइड को पेमेंट साइड का टोटलिंग ज़्यादा किया, पेमेंट बढ़ा दिया, पेमेंट साइड बढ़ा दिया, मतलब बैलेंस कम हो जाएगा। तो पासबुक का बैलेंस क्या हो चुका है, कम हो चुका है। लेकिन कैशबुक में ऐसा गलती नहीं हुआ है, मतलब कैशबुक का बैलेंस कम नहीं है, तो कैशबुक का बैलेंस ऊपर है, ज्यादा है, बड़ा है, और पासबुक का बैलेंस नीचे है, कम है, क्योंकि पेमेंट ज्यादा दिखा रहा है, वो टोटलिंग ज्यादा दिखा रहा है। तो पासबुक नीचे है और तुमको जाना है कहाँ पे, कैशबुक के पास, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, जिसका बैलेंस ज्यादा है उसके पास जाने का तुमको ऐड करना पड़ेगा। तो 300 रुपीज टू बी एडेड। क्लियर? देन कम्स द नेक्स्ट पॉइंट। अगला पॉइंट है, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक ₹800 अपीयर्ड इन द पासबुक ओनली। बैंक ने 30 सितंबर 31 मार्च उनका हाफ ईयरली क्लोजिंग रहता है, तो तभी बैंक क्या करती है, चेक कर लेती है कि वो उनका बैलेंस में अकाउंट में कितना बैलेंस है, उसको कुछ इंटरेस्ट देने का है क्या, तो बैंक उसका इंटरेस्ट दे देती है। कभी कभी उनका फिक्स डिपॉजिट अकाउंट रहता है, सेविंग अकाउंट रहता है। फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में ऐसा बहुत सारा करके रखा रहता है कि उसका इंटरेस्ट जो है वो हमारे करंट अकाउंट में ट्रांसफर करो, ऐसा करके बैंक को इंस्ट्रक्शन दिया रहता है। तो ये इंटरेस्ट कौन कैलकुलेट करेगा, बैंक कैलकुलेट करेगी। तो इंटरेस्ट का अमाउंट कितना है ये भी किसको पहले पता चलेगा, बैंक को पहले पता चलेगा, हमको पता ही नहीं चलेगा। और वो इंटरेस्ट कैलकुलेट करके हमारे अकाउंट में डिपॉजिट भी कौन करेगी, बैंक ही डिपॉजिट करेगी, तो बैंक को ही पहले पता चलेगा, हमको पता ही नहीं चलेगा। फिर बैंक इंटरेस्ट हमारे अकाउंट में ट्रांसफर करेगी, एक बैंक एडवाइस बनाएगी और वो एडवाइस अपने को बाद में भेज देगी, फिर हम लोग उसको देख के अच्छा ये एंट्री आ गया क्या, चलो हम लोग इंटरेस्ट एंट्री करेंगे, बाद में एंट्री कर देंगे। So in this transaction, you will find that this is not a transaction known to the business first and then to the banker. No, this is exactly ulta transaction. This is known to the banker first and then it is known to the business. मतलब इसका एंट्री किया रहेगा तो किसने किया रहेगा, पासबुक ने किया रहेगा। और क्या बोला, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, मतलब बैंक ने इंटरेस्ट दिया है। बैंक ने इंटरेस्ट दिया मतलब हमारे बैंक अकाउंट में पैसा डाला है, हमारे बैंक अकाउंट से पैसा निकाला नहीं। मतलब पासबुक में रिसीट डिपॉजिट साइड में आपको बोलना पड़ेगा इंटरेस्ट ₹800, फिर इसको माइनस करना पड़ेगा। सर माइनस क्यों करने का, हमारा इनकम है ना। एकदम परफेक्ट मेरे बच्चे, तेरा लॉजिक एकदम परफेक्ट है, लेकिन अभी थोड़ा सोच के देख, हम किसके पास बैठे हैं, पासबुक के पास। पासबुक ने क्या बोला है, 800 रुपये का इंटरेस्ट आ चुका है, इनकम आ चुका है। इनकम का आना मतलब पासबुक में डिपॉजिट हो जाना, डिपॉजिट होना मतलब पासबुक का बैलेंस बढ़ जाना। सो पासबुक का बैलेंस बढ़ के कितना हो गया है, 800 रुपये से बढ़ चुका है। कैशबुक का बेचारे का अभी तक भनक ही नहीं लगी कि इंटरेस्ट अपने को मिल चुका है, क्योंकि एडवाइस आने का बाकी है। तो कैशबुक वाले का बैलेंस अभी भी नीचे ही है, कम ही है, और हम कहाँ पे बैठे हैं, पासबुक में। कहाँ पे जाना है, कैशबुक के पास। ज्यादा बैलेंस वाले के पास से कम बैलेंस वाले के पास जाने का रहेगा, तो क्या करना पड़ता है, हमको कम करना पड़ेगा, मतलब माइनस करना पड़ेगा 800 रुपीज। क्लियर? सो दिस आर बेसिक पॉइंट्स। अभी इसको सबको फटाफट से पूरा करने का कोशिश करेंगे। पॉइंट नंबर 1 किधर है, कैश 8500, उसका नाम रखूंगा यहाँ पे, लेस करने का है कैश। पहले ऐड का पूरा कर देंगे। चलो ऐड कौन है तुम्हारा, ये चेक्स 4000 रुपीज़, ये वाला चेक है ना 4000 रुपीज़ का, इसका नाम क्या रखेंगे हम लोग, चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट येट कलेक्टेड। हमने डिपॉजिट किया था 27,000, बैंक ने कलेक्ट किया 23,000, 4,000 अभी तक कलेक्ट नहीं किया है, नॉट येट कलेक्टेड 4,000। दूसरा एडिशन कौन सा, इधर का एडिशन तो खत्म हो गया, अभी इधर एडिशन कुछ है क्या, यस, ये तो नील हो चुका है। 11,700 बिल डिसऑनर्ड लिखूंगा, डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड अनरिकॉर्डेड इन कैशबुक, क्योंकि हमको कैशबुक को पता ही नहीं चला था। तो 11,700 यहाँ पे आ चुका है। नेक्स्ट पॉइंट और कुछ ऐड है क्या, यस 300 रुपये ऐड करने का है, बोलना पड़ेगा ओवर कास्टिंग ऑफ पासबुक डेबिट साइड।
ये मिस्टेक उनका है तो अपने को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। ओवरकास्टिंग ऑफ पासबुक डेबिट साइड बोल दिया, काम खत्म हो गया। 300 रुपया, फिर 4000 प्लस 11700 प्लस 300 टोटलिंग करके कितना आ गया 16000। 16700 प्लस 16000 मतलब हो गया कितना 32700। सब टोटलिंग करके रखा। अब माइनस के पास जाऊंगा। माइनस में कौन है तुम्हारा कैश 8500। क्या बोलूंगा, इट वॉज विड्रॉन फ्रॉम सेविंग्स अकाउंट बट बाय मिस्टेक शोन एज विड्रॉन फ्रॉम करंट अकाउंट इन द कैश बुक। तो मिस्टेक किसने किया, कैश बुक ने किया। तो नरेशन कैसे लिखेंगे, कैश विड्रॉन फ्रॉम सेविंग्स अकाउंट रॉन्गली शोन फ्रॉम करंट अकाउंट इन द कैश बुक 8500। अगर मेरा स्पीड ज़्यादा लगता रहेगा तो क्या करने का, वीडियो को पॉज करने का और अपना कंप्लीट पूरा करके आगे जाने का। टोटलिंग भी खुद ब खुद करने का, घाई करने का नहीं है। नेक्स्ट कौन है, 39,000 माइनस करने का। मैं बोलूँगा चेक्स इशूड, क्योंकि हमने इशू किए थे, बट नॉट येट प्रेजेंटेड। उधर से अभी तक आरबीआई के क्लियरिंग हाउस में से प्रेजेंट होकर अपने बैंक मैनेजर के सामने आए ही नहीं है। तो बैंक मैनेजर के सामने वो प्रेजेंट ही नहीं हुए तो बैंक मैनेजर उसको पे कैसे करेगा। दैट्स वाई चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। कोई बोलेगा चेक्स इशूड बट नॉट क्लियर्ड, मैं बोलूँगा नहीं, बट नॉट क्लियर्ड इज बेटर टू बी यूज फॉर द पर्पज ऑफ डिपॉजिटिंग वाला चीज़। ये पेमेंट वाला चीज़ है, इशू वाला चीज़ है, तो इसको बोलोगे बट नॉट प्रेजेंटेड। दिस इज अ गुड नरेशन। नेक्स्ट पॉइंट, और कुछ माइनस करने का क्या, 14,400 माइनस करने का। क्या लिखूंगा मैं, डबल रिकॉर्डिंग ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेमेंट इन कैश बुक। कैश बुक में गलती से 2 बार रिकॉर्ड किया था तो वो 14,400 का एंट्री आ गया। और कुछ माइनस करने का बाकी है क्या, यहाँ पे तो कुछ बाकी नहीं है, ये तो ऐड है। अच्छा यहाँ पे कुछ माइनस करने का क्या, ये तो ओपनिंग बैलेंस है, इसका कुछ टेंशन नहीं है। ये 23 में से 23 माइनस हो गया, नील हो गया, इसका कुछ टेंशन नहीं है। ये 800 रुपया, ये माइनस करने का, इसका नाम क्या रखूंगा, इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक बट अनरिकॉर्डेड इन कैश बुक। इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक बट अनरिकॉर्डेड इन कैश बुक 800। फिर इसका सब टोटलिंग करूंगा 62,700। ऊपर वाले 32,700 में से 62,700 माइनस करने का है। टोटलिंग खुद ब खुद करके आ जाओ, भाई मत करो। ऊपर वाले 32,700 के सब टोटल में से अभी का ये 62,700 का सब टोटल माइनस करने का है। दिस इज ए वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग। सर 32 में से 62 कैसे माइनस होगा, 700 में से 700 गया सर, चलो ठीक है नो प्रॉब्लम, उधर 0 बच गया, बट 32 में से 62 कैसे हटाने का। सर आंसर निगेटिव आना चाहिए। सर आपका लिखने में गलती हो गया, आपने उसको 30,000 को एक तो ब्रैकेट डालना चाहिए, मतलब उसके पहले माइनस साइन डाल के वहाँ पे ब्रैकेट डालना चाहिए, नहीं तो पूरे 30,000 को ब्रैकेट डालना चाहिए, तब वो बराबर हो जाएगा। मैं बोलूँगा शाबाश, बड़ी अच्छी नज़र है तुम्हारी, तुमको परफेक्टली समझ में आ गया कि 32,700 में से 62,700 माइनस किया तो आंसर निगेटिव बन जाएगा। मतलब लगता है बैंक का जो बैलेंस है वो पॉजिटिव नहीं है एज पर कैश बुक। एज पर पासबुक तो अपने को पता है, एज पर पासबुक उन्होंने खुद ही बोल कर रखा था 16,700 है करके, उन्होंने खुद ही बोला था बैलेंस है करके, उन्होंने खुद ही बोला था क्रेडिट बैलेंस बोला था, तो देयर वाज नो टेंशन फॉर अस। बट अभी हम लोग ये सब टोटलिंग वोटलिंग करके नीचे आए तो उस बैंक का बैलेंस एज पर कैश बुक हम ढूंढने को आए, तो हमको समझा कि एज पर कैश बुक आंसर आ रहा है निगेटिव 30,000। और मैंने आपको क्या सिखाया था कि निगेटिव बैलेंस रहेगा तो वो ओवरड्राफ्ट बैलेंस होता है, निगेटिव बैलेंस रहेगा तो वो ओवरड्राफ्ट बैलेंस होता है। इसका मतलब एक तो आप लिख सकते हो 30,000 पॉजिटिव, उसका साइन चेंज नहीं करने का, मुझे मालूम है कि उसका आंसर निगेटिव है, लेकिन फिर भी उसको मैंने पॉजिटिव लिखा हुआ है। फिर मैं नाम चेंज कर दूंगा, मैं नाम क्या रखूंगा, बैलेंस एज पर कैश बुक नहीं, बोलूंगा बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, क्योंकि निगेटिव बैलेंस है और निगेटिव बैलेंस का नाम होता है ओवरड्राफ्ट। सो इफ यू राइट द नेम ओवरड्राफ्ट तो तुमको इस अमाउंट की, इस वैल्यू की साइन को चेंज करने की जरूरत नहीं है। फिर साइन पॉजिटिव रहेगा तो भी चलेगा, क्योंकि तुमने नाम भी बता दिया कि निगेटिव बैलेंस है, करेगा तो काम खत्म हो जाएगा। मतलब पढ़ने वाले को समझेगा अरे ये दिखता रहेगा पॉजिटिव बट नाम क्या रखा है उसका, ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट मतलब बेसिकली निगेटिव रहता है, तो सबको समझ में आ जाएगा कि हमने क्या किया है। नहीं सर मुझे ना वो साइन चेंज करने को बहुत मजा आएगा सर, दिखाना है मुझे। वो 32,700 में से मैंने 62,700 माइनस किया है तो मेरा आंसर निगेटिव 30,000 है, मुझे निगेटिव लिखने को बहुत मजा आता है। मैं बोलूँगा ठीक है फिर लिखो, फिर यहाँ पे निगेटिव लिखोगे ना अगर तुम लोग, मतलब यहाँ पे माइनस साइन डाल दोगे या फिर इसको ब्रैकेट में डाल दोगे। दिस इज वन टेक्निक ऑफ राइटिंग निगेटिव अमाउंट। दूसरा टेक्निक क्या रहता है, दूसरा टेक्निक रहता है कि इसको ब्रैकेट कर दो, मैं बोलूँगा हाँ ये भी चलेगा, एक तो इसको ब्रैकेट कर दो नहीं तो बाहर माइनस साइन डाल दो, कुछ भी एक कर दो। अगर वैसा करोगे तो थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, फिर तुमको बैंक ओवरड्राफ्ट बोल के नहीं जाएगा, फिर तुमको बोलना पड़ेगा बैंक बैलेंस, क्योंकि नाम में रखा ओवरड्राफ्ट और अमाउंट भी कर दिया निगेटिव, नाम भी रखा ओवरड्राफ्ट और अमाउंट भी कर दिया निगेटिव, तो वो दो निगेटिव मतलब एक पॉजिटिव बन जाएगा। फिर से ये अपने को बचपन में सिखाया था, दो निगेटिव मतलब एक पॉजिटिव, तो गड़बड़ हो जाएगी। तो अगर आपको यहाँ पे माइनस साइन डालना है, अगर आपको यहाँ पे ब्रैकेट डालना है, मैं कुछ ना नहीं बोलूँगा, चलेगा मुझे वो,
लेकिन फिर आपको क्या करना पड़ेगा, नाम चेंज करना पड़ेगा। नाम क्या रखना पड़ेगा, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक विच इज नेगेटिव ₹30,000। दिस इज ओके। नहीं तो सीधा क्या करने का, सर जो वैल्यू है ना वही रखता हूँ, उसका साइन चेंज नहीं करता हूँ, मुझे मन में पता चल चुका है कि नेगेटिव साइन है, लेकिन नाम में मैं चेंजेस करूंगा, मैं अमाउंट में साइन में चेंजेस नहीं करूंगा। तो पॉजिटिव का पॉजिटिव रख दूंगा, लेकिन नाम चेंज करके क्या रख दूंगा, बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। सबको समझा? वेरी ब्यूटीफुल पॉइंट। 3-4 अलग अलग पॉइंट सिखाया मैंने आपको कि एक बुक में रिकॉर्ड किया है, दूसरे में रिकॉर्ड नहीं किया है, तो सिंपल रहता है। जिसमें रिकॉर्ड किया उसमें रिकॉर्ड करो, जिसमें नहीं किया उसमें मत करो, फिर चेक करोगे ऐड करने का कि लेस करने का। बट एक ही ट्रांजैक्शन दोनों बुक्स में आ गया है, लेकिन अलग अलग अमाउंट को आ गया है, तो कैसे कंसिडर करने का, विच एवर इज मिनिमम, जो छोटा है वो दोनों में से माइनस कर देने का है। ये एक पॉइंट सिखाया। फिर एक में डबल रिकॉर्ड हो गया, एक में सिंगल रिकॉर्ड हो गया, तो कैसे करने का वो भी सिखा दिया। फिर ओवरकास्टिंग कैसे कंसिडर करने का वो भी सिखा दिया। इनफैक्ट ओवरकास्टिंग में ऐसा कंसिडर कर सकता हूँ कि वो पेमेंट साइड है ना, और ओवरकास्टिंग है ना, मतलब यहाँ पे अपवर्ड एरो कर देने का। ओवर हो गया ना, ओवर मतलब ऊपर चला गया, ओवर ज़्यादा ऊपर, तो ₹300 विल बी कंसिडर्ड ओवरकास्टिंग, अपर एरो कम खत्म। तो बता रहा है कि क्या करो, ये ऊपर प्लस है ना वो करो। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? ये भी एक पॉइंट सिखा दिया। और लास्ट पॉइंट सिखाया आपको मैंने कौन सा, वो बिल्स रिसीवेबल, डिसऑनर्ड मतलब क्या होता है वो भी सिखा के हो गया। काफ़ी अच्छा प्रॉब्लम था आज का। आई होप आपको समझ में आया रहेगा। नहीं समझा रहेगा तो क्या करने का, लेक्चर को रिवाइंड करने का और फिर से एक बार सुन लेने का। ओके, फिर अगले लेक्चर में ऐसे ही नया टाइप का प्रॉब्लम सिखाऊंगा। चलो देन, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।